आप क्या चाहती हैं? बदलाव की आवश्यकता है और मेरे हिसाब से सर कुछ चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो चेंज करनी चाहिए हमें। कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इतना तो हम लोग खुद मैच्योर हो गए हैं, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वोट करना चाहिए। लाडली बहना योजना से मैं इतना ज़्यादा सहमति नहीं रखती। अब हर महीने 1000 रुपये दे देंगे और मुझे कहेंगे कि ठीक है आप ये पैसे रख लीजिए। कहीं ना कहीं मैं सोचूंगी घर पे पैसे तो आ रहे हैं 1000 रुपये, वाई शुड आई गो आउट, मैं क्यों बाहर जाकर काम करूँ। अगर मुझे पता है कि हाँ मेरे लिए रोज़गार के ज़रिए और हैं और मैं वहाँ बहुत अच्छा कर सकती हूँ तो मैं खुद को पुश करूँगी कि हाँ मुझे आगे करना है, अच्छा करना है। यहाँ पे पुलिस हर जगह लगी हुई होती है तो कोई भी लड़की यहाँ पे काफ़ी सेफ फील करती है और शायद इसीलिए ज़्यादातर लड़कियाँ पढ़ाई के लिए भी भोपाल में आती हैं। नवरात्रि चल रहा था, वहाँ पे 2 बच्चियों को ऐसे उठा लिया गया है कि नवरात्रि किसी कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक मुद्दों को भी वहाँ घसीटा जा रहा है। कैबिनेट में विमेन पार्टिसिपेशन आप भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है और विमेन की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो सबको लेकर चलती है। 2009 से आरक्षण के बारे में बात की जा रही है लेकिन आज तक लागू करवाया आपने? वहाँ आप पहुँचने नहीं दे रहे हो, बात हम कैसे रखें हमारी? सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए ना तो आरक्षण की शायद कहीं ज़रूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव 2023 प्रदेश का महात्योहार। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। 5 राज्यों में चुनाव है जैसे कि आप सब लोगों को पता है। इस समय हम हैं नूतन गर्ल्स कॉलेज में। पूरा नाम स्टूडेंट यहाँ की बताएंगी, बड़ा लंबा नाम है, मुझे वैसे याद है। क्या नाम है इस कॉलेज का? सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज। और ये नूतन कॉलेज क्या चीज़ है? सही नूतन सरोजिनी नायडू जी के नाम पर रखा गया है कॉलेज वैसे, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में नूतन बोला जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर एमपी इसको नूतन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम सबको पता है? किसी से पूछूं मैं रैंडम? चलो आप बताओ पूरा नाम क्या है कॉलेज का? सरोजनी नायडू पीजी गर्ल्स कॉलेज। पता है, मतलब सबको पता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ है कि बहुत से आम एक जनरल परसेप्शन ये है कि लड़कियों को राजनीति और क्रिकेट के बारे में पता नहीं होता। ट्रोल भी करते हैं, मजाक भी बनाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना चलें एक गर्ल्स कॉलेज में और वहाँ पूछते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं, आप थोड़ा प्रोएक्टिव लग रही हैं, बताइए प्रदेश में चुनाव है, कितना समझती हैं चुनाव की अहमियत क्या होती है? सर चुनाव बेसिकली मैं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ एंड आई नो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हर मतलब इवेंचुअली चुनाव की क्या इंपॉर्टेंस है, सरकार बदलने से क्या चीज़ें आती हैं और कंटिन्यूस एक सरकार का रहने से भी क्या देश पे और क्या एक स्टेट पे प्रभाव पड़ता है वो भी हम देखते हैं। तो उसके चलते हमें चेंजेस लाने के लिए सरकार का बदलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सपर्ट मिल चुके हैं हमें। और तो आप क्या चाहती हैं, यहाँ बदलाव चाहती हैं मध्य प्रदेश में? सर बदलाव की तो हर जगह आवश्यकता रहती है। कभी कुछ मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट चीज़ नहीं चल सकती कभी भी, तो बदलाव की आवश्यकता है और मेरे हिसाब से सर कुछ चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो चेंज करनी चाहिए हमें। बेसिकली पहला विच आई फील इज़ कि ऑनलाइन वोटिंग एक तो स्टार्ट करनी चाहिए। उसके अलावा विमेन पार्टिसिपेशन हमें बहुत कम देखने को मिलता है, तो विमेन पार्टिसिपेशन अगर होगा तो उससे बहुत चेंजेस हमें अपने देश में, स्टेट में, एमपी में बेसिकली देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम अगर आज भी देखें तो कैबिनेट में विमेन पार्टिसिपेशन आप भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है और विमेन की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो सबको लेकर चलती हैं। तो अगर विमेन पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखी जाएंगी तो बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं कंट्री में। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कैंपेन एथिक्स। तो कैंपेन एथिक्स से सर हम ये देख सकते हैं कि कैंपेनिंग में कितना पैसा आजकल खर्च हो रहा है। तो बेसिकली कैंपेन एथिक्स को अगर चेंज किया जाएगा तो पैसा बहुत सेव होगा। उसके अलावा यह है कि हम बहुत ज़्यादा आचार प्रचार देख रहे हैं, तो इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। कल ही जैसे ट्रैफिक में कितनी प्रॉब्लम आई थी। तो प्रचार, कैंपेनिंग एथिक्स थोड़े से आ जाएंगे अगर विमेन पार्टिसिपेशन, देन ऑनलाइन वोटिंग, इस सब से काफ़ी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इन्होंने जो अपनी तैयारी की है वो सारी बता दी और बहाने से रिवीजन भी हो गया है आपके विषय का, हाँ ना? तो चलिए अच्छी बात है। तो इशारों में इन्होंने बता तो दिया है मध्य प्रदेश में कौन सरकार बना रहा है, बाकी जो समझदार है वो समझेगा। पूछे आपसे? बताइए क्या पूछे आपसे? सर अबाउट द इलेक्शन एंड ऑल व्हाट। अच्छा, तो ये बताइए आप वोट देती हैं? जी बिल्कुल। तो जब वोट करती हैं तो क्या आधार रहता है, मतलब क्या देखकर वोट करती हैं? कैंडिडेट की शक्ल, या घर वालों ने कहा है, या उसके काम काज, या पार्टी, क्या रहता है जहन में जब वोट करती हैं? सर बेसिकली जब ऑन माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जब मैं वोट करने जाती हूँ तो मैं बेसिकली ये देखती हूँ कि अभी जो सरकार है और मैं जिसको वोट करने जा रही हूँ
तो हमारे यहाँ कंट्री में कितने चेंजेस हुए हैं और कितने हो सकते हैं, सारी चीज़ें बैकग्राउंड पढ़ने के बाद भी। तो वो सोच समझ के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जो मैं वोट देती हूँ अपने मन से, अपने खुद की पसंद से देती हूँ, ना कि फैमिली प्रेशर या किसी फ्रेंड से उसके लिए, क्योंकि ये हमारा डिसीजन होता है। और हम लोग खुद इतने मैच्योर हो गए हैं, कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इतना तो हम लोग खुद मैच्योर हो गए हैं, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वोट करना चाहिए। और मैं सबको कहूँगी कि बिल्कुल सोच समझ के और आने वाला फ्यूचर देख के, आने वाला जो भी चीज़ होने वाली है वो सब चीज़ें देख के वोट करें। दैट्स ऑल। लड़कियों के लिए भोपाल कितना सुरक्षित है? आप भोपाल से हैं? नहीं, वैसे मैं भोपाल से नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आए हुए जैसे अभी 3 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मेरी राय में भोपाल तो वैसे सुरक्षित ही, क्योंकि जहाँ पे कहीं पे भी देखते हैं, जब स्टेशन जाते हैं तो हमें पुलिस मिल जाते हैं। अगर कोई भी न्यू है, जैसे मैं न्यू थी यहाँ पर, है ना, तो हमें गाइड करने के लिए आप सोचते हो कि किस इंसान से पूछो वो सेफ़ होगा या नहीं होगा, बट यहाँ पे पुलिस हर जगह लगी हुई होती हैं। तो कोई भी लड़की यहाँ पे काफ़ी सेफ़ फील करती है, और शायद इसीलिए ज़्यादातर लड़कियाँ पढ़ाई के लिए भी भोपाल में आती हैं, अलग अलग मध्य प्रदेश में, क्योंकि भोपाल जैसे कहाँ से हैं? कटनी जबलपुर साइड। कटनी ज़्यादा सुरक्षित लगा कि भोपाल ज़्यादा सुरक्षित है? वैसे हमारा शहर भी सुरक्षित है, पर ये थोड़ा अधिक सुरक्षित है। अधिक सुरक्षित है। तो ये बताइए, 2 बड़े नेता जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, अरे आ जाइए, जाइए मत, आप भी रहिए, सुनिए, बातों को सुनिए। शिवराज सिंह चौहान खुद को मामा कहते हैं और आप सभी लोगों को भांजिया कहते हैं। दूसरी तरफ है कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी से। 2 ही बड़े उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। मुझे दोनों की दो अच्छाई बताइए। अगर दोनों की अच्छाई देखी जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, जिन्हें हम मामा जी कहते हैं, उनकी एक अच्छाई मैं बताना चाहूँगी कि वो, उनकी वाइफ स्पेसिफिकली कोचिंग रन करती है, जो MPPSC के स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। इनिशियली आई वाज आल्सो सिलेक्टेड, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ काफ़ी बेनिफिट करती है, क्योंकि वहाँ से बच्चे अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर हम उनकी सरकार की कुछ अच्छाई देखें तो लाडली बहना योजना से मैं इतना ज़्यादा सहमति नहीं रखती, लेकिन उसके अलावा क्यों पहले, अरे उसका प्रचार कर रही है पार्टी, आप कह रही हैं सहमत नहीं। अब तो हमें समझना है क्यों सहमत नहीं है आप। सर, अगर आप मुझे रोज़ हर महीने 1000 रुपये दे देंगे और मुझे कहेंगे कि ठीक है आप ये पैसे रख लीजिए, कहीं ना कहीं मैं सोचूंगी घर पे पैसे तो आ रहे हैं 1000 रुपये, वाई शुड आई गो आउट, मैं क्यों बाहर जाकर काम करूं। तो वे कहीं ना कहीं पुल बैक ऑप्शन है। अगर मुझे पता है कि हाँ मेरे लिए रोज़गार के ज़रिए और हैं और मैं वहाँ बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं खुद को पुश करूँगी कि हाँ मुझे आगे करना है, अच्छा करना है। तो वो एक मॉनेटरी इंसेंटिव जिसे हम कहते हैं, वो लोगों को हमेशा प्रायोरिटी रहता ही है। अच्छा, तो कांग्रेस भी नारी सम्मान योजना, वो इनसे ज़्यादा अमाउंट दे रही है, तो चूज़ कैसे करेगा आदमी? मतलब सर, इन दोनों योजनाओं के आधार पर अगर कोई अपना निर्णय ले रहा है तो कृपया ना ले। जो हमारी सरकार के काम हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है, जो वो करने वाले हैं, उसके हिसाब से एकदम सही ढंग से निर्णय लें और सरकार का चयन करें। अच्छा, चुनाव में महिलाओं की बातें होती हैं, जो लगता है आपको जब पार्टी होती है तो किन किन चीज़ों की बात करती है और किन चीज़ों को भूल जाती है, जिसका लगता है कि आपको इनकी तो बात करी नहीं आपने? मतलब महिला कैंडिडेट भी बहुत हमें कम ही दिखती हैं। अभी महिला आरक्षण बिल पता ही होगा, तो बताइए कौन से मुद्दे हैं जो लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां भूल जाती हैं? सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विमेन सैनिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विमेन हेल्थ का, जो हम कहीं ना कहीं स्टेप बैक कर रहे हैं। वो चीज़ हमें आगे लानी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि विमेन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब हमने देखा है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ है फॉर द डिलीवरी ऑफ विमेन और बहुत बहुत अलग चीज़ें, पर छोटी छोटी योजनाएँ हैं जो कि सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। और जैसे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत जगह फॉलो हो रही हैं, ये सब हमें देखना चाहिए। और बहुत सारी सरकारों ने विमेन को लीव्स प्रोवाइड की हैं, तो हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना लगता है चाहिए। कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अट्रैक्ट भूल जाते हैं लोग कि ये भी मुद्दा हो सकता है। चलिए, आप किस विषय के स्टूडेंट हैं? इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन बात आपने उन्हीं वाले पॉलिटिकल साइंस वाले अंदाज में की। कहाँ देख रही हैं? हम यहाँ हैं, बताइए क्या राय है आपकी चुनाव पे? ऐसे ही बोलिए, आपसे सवाल नहीं करते। चलिए, मतलब समझिए ऐसा वाइवा है जिसमें एग्जामिनर ने कहा कि आप बोलिए मन से जो बोलना है। मैं बस इलेक्शन को लेकर इतना कहना चाहूँगी कि ये हमारा राइट है और हमें एक ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए अपने स्टेट के लिए जो आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छा काम करे, चाहे जॉब को लेकर हो या सिक्योरिटीज़ को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो। हमें हमारे वोट का सही यूज करना चाहिए क्योंकि ये हमारा राइट है और फिर 5 साल तक तो फिर झेलना होता है। चाहे अच्छा, ये बताइए,
एक एग्जाम्पल मानते हैं, आपने कहा हमें अपने राइट का इस्तेमाल करना चाहिए, आपने जिसको वोट दिया वो कैंडिडेट हार गया, और जिसको आपने ये सोचकर नहीं चूज़ किया था कि यार वो हमारे हित की बात नहीं करता और वो जीत गया, अगले 5 साल वही काम कर रहा है, तो क्या ऐसा गिल्ट फील होता है कि अरे यार इसी को दे देते वोट? हाँ सर, गिल्ट तब फील होता है ना कि अगर वो काम सही नहीं करता है तब ऐसा लगता है कि यार गलती कर दी, लेकिन अगर वो काम सही करता है तो फिर लगता है कि अरे भले ही हमने वोट हमारा रिजेक्ट हो गया या जो कुछ भी, लेकिन काम सही होना चाहिए। कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन काम सही होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का है ये, तो काम सही होना चाहिए। आइए मैडम, ये बताइए, जो लोग कहते हैं, पहला सेंटेंस हमने शुरू किया था कि महिलाओं को पॉलिटिक्स की समझ नहीं होती और क्रिकेट की समझ नहीं होती, सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग ट्रोल करते हैं, जवाब दे दीजिए, बताइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि राजनीति में महिलाओं को क्यों नहीं है, आप उनको उतना वहाँ पे आरक्षण दो ना। आप 2009 से आरक्षण के बारे में बात की जा रही है, लेकिन आज तक लागू करवाया आपने? वहाँ आप पहुँचने नहीं दे रहे हो। बात हम कैसे रखें? हमारी बात हम एक ही तरीके से रख सकते हैं, आपके माध्यम से। आप हमसे बात करोगे, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे, हम उनके आंसर देंगे। किसने कहा? आज हमारे इस कॉलेज में ही देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट हैं उनको कौन पढ़ा रहा है? लेडी टीचर्स पढ़ा रही हैं। क्या उन्हें प्रशासन के बारे में, कि उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता? कैसे पढ़ा रही हैं? वो नॉलेज है तभी पढ़ा रही हैं। सुन लीजिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं। अब ये बताइए, मध्य प्रदेश में चुनाव है, क्या लगते हैं जो मुद्दे हैं, क्या वाकई में वो मुद्दे हैं या मुद्दे कोई और होने भी चाहिए थे? अभी चुनाव के मुद्दे तो मेन मुद्दे जो होने चाहिए उससे भटक के कहीं और चले जाते हैं। किन विषयों पे बात होनी चाहिए जब रैली हो या वोट मांगने आए? जब चुनाव होते हैं और रैली होती है तो हमें बात करनी चाहिए हमारे सैनिटाइजेशन की, कि हमें स्वच्छता मिले, हमें सही वातावरण मिले, कानून व्यवस्था सही मिले, उसके आधार पे बात होनी चाहिए। ना कि ये कि और जो 5 साल हमारे ऊपर शासन करने वाला है, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला है, तो हमें उससे कुछ डिमांड करनी चाहिए कि आपको हमारे लिए क्या क्या काम करने चाहिए, हमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में होना चाहिए। भोपाल में विमेन सेफ्टी के लिहाज से क्या लगता है, सेफ है, सुरक्षित है? सर, मैं अभी कुछ दिन पहले की ही बात करूंगी। नवरात्रि चल रहा था, वहाँ पे 2 बच्चियों को ऐसे उठा लिया गया है कि नवरात्रि कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक मुद्दों को भी वहाँ घसीटा जा रहा है। नवरात्रि में भोजन के बहाने से एक 8 महीने की और एक 8 साल की लड़की को उठा लिया गया था। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी की तो बात ही नहीं होती, लेकिन जो हमारा पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं उन्होंने उस केस को बहुत जल्दी रिकवर किया। तो हाँ, सुरक्षा के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रक्रिया को करने में समय लगता है। एक सवाल आखिरी आपसे, कि एक 15 महीने की सरकार थी और एक 3.5 साल की, आपके सामने दोनों ऑप्शन आपने देखे, एक ने 15 महीने काम किया और एक ने 3.5 साल, कौन सी सरकार ने बेहतर काम किए? सर, जब पहली सरकार आई थी तो पहली सरकार को ये पता था कि हमारे जो बजट है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो बजट बना है वो कहीं ना कहीं घाटे की प्रकृति पे बना है। तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ट्रांसफ़र किए। उन 2 से 2.5 साल में सिर्फ एक ही काम किया, उन्होंने ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र किए और अपने कहीं ना कहीं अपने बैंक के अकाउंट को भरा है उन्होंने। अगर वो सही काम करते तो जनता उनके पक्ष में खड़ी होती। और पहली बात ये, हमारी अगर पॉलिटिकल सिस्टम में ये होता कि जनता उसको सर्वोपरि जिसको चाहे उसको खड़ा कर सकती है, तो उस पर भी होना चाहिए। तो मतलब ऐसा है कि हम जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो प्रतिनिधि जीत जाता है जो हम नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जितने % लोगों ने वोट दिया है वो तो कहीं ना कहीं उन लोग तो अनसेटिस्फाई है ना, कि यार ये हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात होनी चाहिए कि जैसे कि बहुत बार होता है कि बहुत कम अंतर से दोनों पार्टी में अंतर देखा जाता है, तो उनका तो कहीं ना कहीं मिसयूज़ ही होता है उनके वोट का, तो उस पर भी बात होनी। और बताइए, इस बार ईवीएम का कोई सा भी बटन आप दबाने जाएंगी, जब 17 नवंबर तारीख है, क्या सोच के वो बटन दबेगा? मैं किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करना नहीं चाहती। मैं उसको सपोर्ट करूंगी जो देश के हित में काम करे, हमारे लिए काम करे, क्योंकि हम 5 साल तक हमें उनके कार्यों को देखना है। कहीं ना कहीं आज जो
पार्टी काम कर रही है कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे घोटाले और स्कैम सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिहाज से मैं उस चीज़ को चुनना चाहूँगी। पर ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है मुझे लगता है मध्य प्रदेश में कि जिसको चुना जाए, ना कांग्रेस ना भाजपा। चलिए, अब मुझे हाथ उठा के बताइए कौन बात करना चाहेगा, मैं सीधे उसके पास आता हूँ। हाँ चलिए, देखिए और भी आगे हाथ उठा लीजिएगा, मैं सबके पास आऊँगा। बताइए क्या बताना चाह रही हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतदान जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकल राइट है। तो ये जो पॉलिटिकल राइट हमें मिला है एज अ यूथ होने के कारण, मतलब मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि लोगों को घर पे बैठ कर के आलस बिल्कुल ना करें और इसका बहुत सही यूज़ करें, क्योंकि इसका सही यूज़ करने से उसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको ही मिलना है। ये तो हो गई, चलिए इस कैंपेन की बात। अब मुद्दे की बात बताइए। चुनाव जो होते हैं, चुने जाते हैं, कैंडिडेट आते हैं, क्या सोच के मतदान करना चाहिए? जाने को तो आपने कह दिया आलस नहीं करना है। अब वो आलस इसलिए भी कर लेते हैं, कैंडिडेट अच्छे नहीं लगते, जैसे मैडम ने बताया कि उनको कैंडिडेट अच्छे नहीं लगते। तो जब चुने कैंडिडेट तो क्या देखकर चुने? सर एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि पूर्ण तरीके से ना कोई अच्छा ना कोई बुरा है। आप राजनीति आज के समय में इस तरीके से बदल चुकी है कि आप इतने सारे फिल्टर्स है कि आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी, पारदर्शिता नहीं मिलेगी कि कौन सा नेता, राजनीतिक नेता बढ़िया है या कौन सा खराब है। आपको तुलना करनी पड़ेगी कि कौन सी पार्टी या कौन सा लीडर जो है कंपैरिजन में कौन ज़्यादा बेहतर है, तो आपको उसको वोट करना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र भी ये नहीं है कि 100% जो लोग चाह रहे हैं वही होगा। ऑब्वियसली लोकतंत्र इज़ मेजॉरिटी, ना कि ऐसा नहीं हो पाता ना कि सब लोग, ऐसा होता है ना कि कुछ परसेंटेज ऑफ वोट से ही सरकार बनती है। तो सभी लोगों की जो इच्छा है, उनकी जो चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं बन पाती। तो आप कंपेयर कीजिए, कंपेरिजन बहुत अच्छी चीज़ होगी यहाँ पर, अगर आपको अपना पॉलिटिकल राइट यूज़ करना है तो। चलिए, तुलनात्मक अध्ययन की बात की। हाँ, किसने उठाया था भैया हाथ? हाँ, क्या कुछ आप पहले अपने मन से बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बेरोजगारी पर बात करना चाहूँगी। अरे बिल्कुल, अच्छा मुद्दा है, इस पे किसी ने बात भी नहीं की है ना। नहीं सर मैं बेरोजगारी पर इसलिए बात करना चाहती हूँ। सर मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ। किस जिले से हैं आप? सर मैं छतरपुर की एक लखनगुआ गांव है, वहाँ से आती कौन हूँ। सी विधानसभा है? किस विधानसभा क्षेत्र में आता है वो गांव? सर खजुराहो विधानसभा क्षेत्र में। तो सर मैं वहाँ पर बात करना चाहूँगी क्योंकि सर आप बेरोजगारी देख लीजिए गांव की, जो हम अपने भाई लोगों को देखते हैं, जब पाकिस्तान और भारत का मैच आता है वो देखने बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई काम ही नहीं है। सर बेरोजगारी सर सबसे बड़ी चीज़ है। सर दूसरी चीज़ है सर गरीबी। सर गाँव में गरीबी सर इतनी हद तक है कि सर लोगों जब सर कटाई का टाइम आता है तब सर पढ़ाई के लिए स्कूलों में बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें काटना होता है। और सर पढ़ाई के लिए बच्चे सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आकांक्षा दुबे। आकांक्षा जी की सभी सखियां इनको बोल रही हैं, तो आप लोग पीछे से बोल रहे हैं, तो आपका भी साउंड आ रहा है, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। हाँ बताइए। सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि सर बच्चे सर पढ़ने के लिए नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें जो इंस्टेंट उन्हें काम दिखाई देता है कि सर महुआ बीनना हुआ, कि सर खेतों में कटाई करना हुआ, सर यही करते हैं। और सर जब ये काम फिनिश हो जाता है उनका, तब वो पढ़ने आते हैं। क्यों? सर स्कॉलरशिप मिलती है, मिड डे मील मिलता है, साइकिल मिलेगी हमें, इसलिए पढ़ने आते हैं। शिक्षा के उद्देश्य से कोई नहीं आता है। बेरोजगारी की ये लोग बात करते हैं या सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़वा देते हैं? मुस्लिम सर नाम मंदिर ले लीजिए 370, सर यही बात होती है। सर बेरोजगारी पर नहीं होती है। हम युवाओं को क्या चाहिए? 370 अच्छी बात थी जो किया। सर एक पहलू से देखी जाए तो अच्छी भी है। किसी पहलू से गलत भी था क्या? सर हो सकता है। मतलब आप इसे अच्छा मानती हैं? हाँ सर हो ही सकता है। ठीक है, और कोई मुद्दा लगता है आपको? सर मुझे बेरोजगारी से लगता है बहुत भयंकर। ये कौन है और बात करने के लिए? आपसे बात आप और कुछ ऐड करना चाहती हैं? बताइए। मैं बहुत सारी बातें तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक बात जो मैं ऐड करना चाहती थी कि अगर देखा जाए ना तो सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप यहाँ पे स्टूडेंट्स का ही ओपिनियन लेने आए होंगे ना, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर यहाँ पे 50% बच्चे ST/SC वाले हैं तो 50% बच्चे OBC और जनरल वाले हैं। तो हमारी दरकार सरकार से ये रहेगी कि आप जो भी पॉलिसी लाएँ उसे प्लीज़ ST/SC और OBC में डिवाइड ना करें, और सबका साथ सबका विकास पर ध्यान दे करके उसी को इम्प्लीमेंट करें। ये पर्टिकुलरली ST/SC वालों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाना और जनरल वालों को ऐसे धक्के खाते देना, ये आप मतलब आप ये नहीं चाहते कि आरक्षण के खिलाफ हैं आप कुल मिला के? खिलाफ नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो भी पॉलिसी है वो सबके लिए हो। अच्छा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्या कैसे कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है? थोड़ा और आसान भाषा में समझा दीजिए। कहाँ होता है जो कि नहीं होना चाहिए, जो आपको महसूस होता है? डिस्क्रिमिनेशन जैसे
कहीं पे भी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा होता है। ST SC वालों को ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाती है। ST SC वालों के 50 से कम भी मार्क्स आए फिर भी उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन जनरल वाले या फिर क्या कहते हैं OBC वाले, उनके 80 से ऊपर आ रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और ऐसा तो नहीं है कि जनरल वाले पहले से ही अमीर होते हैं, है ना। EWS नाम की भी एक चीज़ है, वो भी पता है ना आपको? हाँ, वो चीज़ है। क्या इसके पीछे का आपको गणित विज्ञान सब पता है कि आरक्षण क्यों दिया जाता है ग्रामीण तबके से आने वाले या अन्य समाज से, आदिवासी समाज से आने वाले उन लोगों को? वो भी पता है, और ये अब तो सारी चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं ना। और अगर जिस इंटेंशन से हमारे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस इंटेंशन से इसे अप्लाई किया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि एक टाइम इंटरवल के बाद इसे बंद भी करवा देना चाहिए। तो अभी हाल ही में संसद में महिला आरक्षण पर बात हुई, वो विधेयक जो है पारित हो गया, तो फिर ये महिला आरक्षण ज़रूरी है या ये भी सब समानता होनी चाहिए इसमें भी? अगर समानता हो और हर चीज़ को मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए ना, तो आरक्षण की शायद कहीं ज़रूरत नहीं है, ना महिलाओं में, ना जाति पात में, किसी चीज़ में नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान कैपेबल, तो सबकी कैपेबिलिटी बराबर होती है। हर इंसान अपनी कैपेबिलिटीज़ के बल पे ग्रो कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना आरक्षण के कारण। आप खुद एक पॉइंट पे देखिए, अगर कोई 99% ला रहा है, मतलब जनरल वाला है वो 90% ला रहा है, तो जनरल वालों के लिए कम आरक्षण होता है। ठीक, मान लीजिए 10 सीटें अवेलेबल हैं, ठीक, तो 95, 99, 98 ऐसे करके 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन और भी बच्चे हैं जिनके 90 बनाए थे, उन्हें नौकरी नहीं दी जाती, उसकी जगह ST SC वालों को दे दी जाती है जो कि 50 या फिर 60% लाए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप भुक्तभोगी हैं आरक्षण की वजह से? कुछ रह गया मामला, कहीं सीट वीट रह गई? नहीं, भोगी नहीं हूँ, ऑफ कोर्स मैं अपनी कैपेबिलिटी से पा रही हूँ चीज़ें, बट मैं सोसाइटी में देखती हूँ तो उन्हें ऑब्जर्व करती हूँ, तो वो प्रॉब्लम्स भले ही मैं सफ़र नहीं कर रही, बट कुछ अदर लोग तो सफ़र कर रहे हैं ना। चलिए, आप जनहित की बात कर रही है, बताइए और कौन? हाँ, समावेशी विकास, मैं समावेशी विकास को लेकर बोलना चाहूँगी, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, कि सबको साथ लेकर चलने की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना की सुविधाएं भले ही बुनियादी हो लेकिन सबको समान रूप से उपलब्ध हो, उसमें किसी भी तरह का वो भेदभाव ना हो, किसी भी तरह का बीच में, या शहरी, ग्रामीण, महिला, पुरुष या कोई भी नहीं, और सुविधाएं सारी उपलब्ध हो, भले वो बुनियादी हो। क्योंकि इसमें क्या हो सकता है कि मैं जब यहाँ आई भोपाल और मैं इसमें देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब कि ग्रामीण शहरों में उतनी ज़्यादा अवसर प्राप्त नहीं है, तो इससे ये हो सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका बुनियादी ढांचे का विकास करना और साथ साथ वहाँ रोजगार के ऐसे अवसर उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि ग्रामीणों का जो पलायन है शहरों की ओर वो रोका जा सकता है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि शहरों पे भी दबाव पड़ रहा है दूसरी तरफ, और गाँव के जो कृषि है या फिर जो और भी गाँव के जो बुनियादी चीज़ें हैं वो पीछे छूट रही है। तो इससे दो चीज़ होगी, एक तो शहरों पर दबाव कम पड़ेगा क्योंकि ग्रामीणों का पलायन रोका जाएगा शहरों की तरफ, और साथ साथ इसके साथ साथ गाँव का भी विकास होगा, तो दोनों समावेशी विकास एक साथ इसमें हो पाएगा, यही होना चाहिए। सारी जितनी सुविधाएं सारी एक साथ। ठीक है, कोई बचा है आप में? अच्छा, मुझे आप अब चलिए चलते चलते ये बता दीजिए, दो प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, दोनों की अच्छाई बता दीजिए, दो बता दीजिए। सर आप बुराई बताइएगा मुझे। नहीं सर, हम अभी ऐसा नहीं बता सकते, मतलब हम लोगों को किसी के बारे में जो महसूस किया हो, अच्छी चीज़ें, ख़राब चीज़ें, हर चीज़ के बारे में पता होती हैं। मौजूदा जो दो पार्टियां खड़ी हैं उनकी कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ ख़राब बातें भी होंगी, आपका नज़रिया क्या है, खुल के बताइए। सर नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, लेकिन यह है कि एक ने हाइजीन सैनिटेशन पे और विमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया, एक ने पॉलिसी मेकिंग पे बहुत ध्यान दिया है। तो ये दो अच्छाइयाँ मेरी तरफ से हैं कि दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी तरफ में अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा काम किया है। और इस टाइम जैसे अभी माहौल चल रहा है तो नाम रिवील करना ठीक नहीं रहेगा, तो काम दोनों ने अच्छे किए हैं। बुराइयां गिनाने के लिए ज़्यादा हैं सर, लोग बहुत गिनवाने के लिए हैं, बिना लेकिन नाम लिए दोनों की बुराइयां गिना दीजिए, जनता समझ लेगी जिसने भुगता होगा। सर एज सच कुछ इतना नहीं भुगता है, लेकिन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो मैंने इतनी बुराइयां अभी तक देखी नहीं है कुछ। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा अगर विमेन एम्पावरमेंट की तरफ अगर थोड़ा सा काम किया जाए तो वो और बेटर रहेगा, और थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ और अगर इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों की किया जाए, पॉलिसी मेकिंग अगर थोड़ी बेटर वे में की जाए तो वो अच्छी रहेगी सर। हाँ, आप बता दीजिए। सर बुराइयों की जहाँ तक बात है तो बेसिकली मेरी फ्रेंड ने बताया ये रक्षंदा ने कि बुराइयाँ ऐसे तो ऐसे कुछ ऐसा देखा नहीं है। हाँ, अगर एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे तो मे बी कि हमारी इकोनॉमी में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड बेसिक चीज़ें जो यहाँ योजनाएं जो ये लोग चला रहे हैं, ऑल गुड, दोनों पार्टी अच्छा कर रही हैं, सबका अच्छा हो रहा है। इवन मैं कह रही हूँ जो योजनाएं चलाएं बट उन पर ध्यान देके, जैसे कि अभी बहुत सारी योजना आ रही है, इससे अच्छा कि हम बेसिक उससे ज़्यादा रोज़गार निकालें,
तो क्या होगा, रोज़गार भी बढ़ेगा, रोज़गार, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इनकम आएगी उनके पास ऑटोमेटिकली, उससे इकोनॉमी भी अल्टीमेटली। तो यही है, एजुकेशन और रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए, तो यहाँ पर आपने सुना नूतन गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने, यहाँ पे क्या क्या मुद्दे होने, उस पर अपनी बेबाकी से राय रखी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतदान है मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।